नमस्कार दोस्तों, प्लस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने एक सेशन स्टार्ट किया है किसका, रीट को लेकर। रीट की आपकी 70 दिन बाद में एग्जाम है, अर्थात जनवरी के तीसरे महीने में एग्जाम है। तो हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासें मिलती रहेंगी, सब्जेक्ट वाइज और भाषा, लैंग्वेज सभी की क्लासें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर जो जो हमारी क्लासें प्रेजेंट में चली हुई हैं वो क्रम वाइज होंगी, और ये नहीं है कि हम 5 से 7 क्लास लेकर छोड़ देंगे। पूरा संपूर्ण कोर्स जो रीट का है वो सारा का सारा आपको हमारी प्ले लिस्ट में प्लस एकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि जैसे ही हमारी क्लासें खत्म होंगी उसके बाद में जो आज हमारा बोर्ड पे कार्य किया गया है उसकी आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी। प्लस एकेडमी शिखर का हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप उससे भी जुड़ जाइए और उससे वहाँ पर आप जो पढ़ रहे हो उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका आप प्रिंट आउट कराकर अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो आइए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। कल देखो अपनी एक क्लास हो गई थी, उस क्लास में हमने बात की थी, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं कि कल वाली जो क्लास थी उसमें हमने किस किस की बात की। तो देखो सबसे पहले हमने बात की कि भारत के स्थिति विस्तार को या भारत के सामान्य परिचय को 5 भागों में हमने या 4-5 भागों में डिवाइड किया था। एक हमने बात की थी नामकरण की, कि देखो नामकरण सभी का होता है, जैसे हमारा भी बचपन में कुछ नाम अलग था, डॉक्यूमेंट में अलग है और प्रेजेंट में अलग है, वैसे ही भारत का भी पहले प्राचीन समय में नाम अलग था, वर्तमान में अलग है, और आगे अब जैसे इंडिया और भारत दो थे और अब वर्तमान में क्या नाम दे दिया गया, भारत नाम कर दिया गया है। तो देखो नामकरण से संबंधित हमने चर्चा की कि भारत को किस किस नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। तो उसकी हम बात करें तो एक तो भारत को बोला जाता था आर्यवर्त। किस नाम से? आर्यवर्त। और आर्यवर्त किसने बोला था? आर्यों ने बोला था। ये आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ये बात कौन बोलता है? मैक्स मुलर हमें बताता है कि आर्य जो भारत में विदेशी जाति आई थी वो मध्य एशिया से आई थी। इसके बाद में दूसरा हमने नाम क्या लिया था इसका? हिंदुस्तान। क्या नाम लिया था? हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान किसने बोला था? हिंदुस्तान बोला था ईरानियों ने। किसने बोला था? ईरानियों ने। देखो ईरानियों के द्वारा सिंधु नदी को सिंधु नहीं बोल पाते थे, वो सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे। क्या बोलते थे? हिंदू नदी बोलते थे। और हिंदू नदी के नाम पर ही हमारे भारत का नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान पड़ गया। इसके बाद में तीसरे की मैं बात करूं तो तीसरा बोला जाता है इंडिया। क्या बोला जाता है? इंडिया। और देखो इंडिया भारत को किसने बोला? इंडिया बोला था भारत को यूनानियों ने। किसने बोला था? यूनानियों ने बोला था। और यूनानियों ने इंडिया क्यों बोला था? वही सिंधु नदी को, सिंधु नदी बोलने में दिक्कत आती थी, इसलिए उन्हें वो क्या बोलते थे? सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से पुकारते थे। किस नदी के नाम से? इंडस नदी के नाम पर। और इस नदी के नाम पर ही भारत का नाम क्या कर दिया उन्होंने? इंडिया कर दिया। इसके बाद में मैं बात करूं 4 नंबर पे कि अपने भारत को किस नाम से जाना जाता था? जम्बू द्वीप। किस नाम से? जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। देखो जम्बू द्वीप के नाम से क्यों जाना जाता था उसकी हम फिर से चर्चा करें तो प्राचीन समय में हमारी पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया था बौद्ध ग्रंथों में, या प्राचीन समय के जो भी लेख हैं उनमें 7 महाद्वीपों में बांटा गया था। जैसे वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं वैसे ही संपूर्ण पृथ्वी को पहले 7 भागों में डिवाइड किया गया था। और अपने भारत वाला जो हिस्सा है वह प्राचीन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जम्बू द्वीप में आता था। किसमें आता था? जम्बू द्वीप में आता था, इसलिए भारत का नाम क्या कर दिया? जम्बू द्वीप। और दूसरी किंवदंती एक ये भी है कि भारत के दक्षिणी भाग में अर्थात प्रायद्वीपीय भाग में जामुन के वृक्षों की अधिकता होने के कारण भारत को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में मैं बात करूं कि 5 नंबर पे आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1 में भारत को क्या बोला जाता है? भारत दैट इज इंडिया। क्या है? भारत दैट इज इंडिया के नाम से भी संबोधित किया गया है, अर्थात इसका तात्पर्य हो गया भारत जो राज्यों का क्या है? संघ है, या भारत जो क्या है? इंडिया है। इस नाम से भी इसे संबोधित किया गया है। इसके बाद में देखो नामकरण के अलावा हमने चर्चा की थी क्षेत्रफल की। किसकी चर्चा की थी? क्षेत्रफल की चर्चा की थी। तो देखो क्षेत्रफल की हम बात करें कि संपूर्ण पृथ्वी के स्थलीय भाग का जो क्षेत्रफल है उसका भारत क्षेत्रफल रखता है 2.41%। कितना रखता है? 2.41% रखता है। इसके बाद में मैं बात करूं कि क्षेत्रफल में अगर डाटा दे दे आपको कि भारत का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है, तो वर्ग किलोमीटर में कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में आपसे वर्गमील में पूछ ले कि वर्गमील में भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो देखो वर्गमील में भारत का क्षेत्रफल है 12,69,219 वर्ग मील। कितना है?
12,69,219 वर्ग मील। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। जो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग रखता है? 2.41% भाग रखता है। तो क्षेत्रफल तो है 2.41%, बल्कि जनसंख्या की बात करें, किसकी बात करें? जनसंख्या की बात करें तो भारत विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग रखता है? 17.5% भाग रखता है। कितना प्रतिशत? 17.5% भाग रखता है। और देखो वर्तमान में अगर 2020 के बाद में हम बात करें तो जनसंख्या में भारत का स्थान भी कौन सा हो गया? प्रथम स्थान हो गया। इसके बाद में मैं बात करूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा है? 7वां स्थान है। तो आपके मन में यह आना चाहिए कि भारत से 6 बड़े राज्य कौन से? तो कल मैंने एक ट्रिक बताई थी, आपको ध्यान रखना है, रुक क्यूबा। आपको क्यूबा को क्या करना है? रोकना है। क्या करना है? क्यूबा को रोकना है। तो देखो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी याद करने में कि रूस से क्या हो गया? रूस। कैसे क्या हो गया? कनाडा। इसके बाद में सी से क्या हो गया? चीन। यू से क्या हो गया? यूएसए। बी से क्या हो गया? ब्राजील। और ए से क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। ये भारत से 6 बड़े देश हैं जो क्षेत्रफल में बड़े हैं। और भारत का स्थान कौन सा आता है? 7वां भारत। 8 नंबर की बात करूं तो 8 नंबर पे आता है अर्जेंटीना, 9 नंबर पे आता है कजाकिस्तान और 10 नंबर पे आता है अल्जीरिया। फिर मैंने इन देशों की अलग अलग विशेषता भी बताई थी कि कौन सा देश किस महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। फिर इसके बाद में हमने जनसंख्या की बात की कि जनसंख्या में भारत का स्थान 2011 के अनुसार, किसके अनुसार? 2011 के अनुसार तो दूसरा स्थान था। तो 1 नंबर पे कौन सा था? चीन। 2 नंबर पे था भारत। 3 नंबर पे था यूएसए और 4 नंबर पे याद था इंडोनेशिया। आपको जनसंख्या में इतना याद करना है। क्यों? क्योंकि आपको भारत के इर्द गिर्द वाले देश याद करने हैं। इंडोनेशिया, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में देखो क्षेत्रफल की बात हो गई, नामकरण की बात हो गई। फिर हमने स्थिति विस्तार की बात की थी। किसकी बात की थी? स्थिति विस्तार की बात की। तो स्थिति विस्तार में हम चर्चा करें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री से प्रारंभ होता है मुख्य भूमि का? तो देखो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय, तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसके बाद में देशांतरीय विस्तार की बात करूं, देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो देखो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आपसे पूछ ले कि भारत का सुदूर दक्षिणतम अक्षांश, भारत का सुदूर दक्षिणतम अक्षांश है। तो देखो मुख्य भूमि का तो 8 डिग्री से प्रारंभ होता है, लेकिन सुदूर दक्षिणतम अक्षांश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भाग पर स्थित है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है? उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है। स्थान की बात करूं तो 8 डिग्री 4 मिनट वाला जो स्थान है वो कौन सा है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। इसके बाद में 37 डिग्री 6 मिनट वाला जो भाग है ये है इंदिरा कौल। इनसे भी कई बार प्रश्न आता है। इसके बाद में 68 डिग्री 7 मिनट वाला जो भाग है ये कहां से स्टार्ट होता है? गौर माता। गौर माता कहां है? गुजरात में। इसके बाद में 97 डिग्री 25 मिनट वाला जो भाग है ये है वोलांग, या इसी का दूसरा नाम आता है किबिथु।
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद में देखो सुदूर दक्षिणतम अक्षांश की बात करें तो यह आता है इंदिरा पॉइंट, लिहेचिंग पॉइंट, पार्सन पॉइंट आदि नामों से इसे संबोधित किया गया है। इतनी बातों के बाद में हम चर्चा करें कि अब एक कई बार प्रश्न आता है कि भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितने किलोमीटर में है, अर्थात इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की कितनी दूरी है। तो देखो उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई की बात करें, उत्तर से दक्षिण, तो भारत का विस्तार है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। इसके बाद में बात करें कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम में भारत का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। ये तो कहां से कहां तक है? कन्याकुमारी से इंदिरा कोल तक। ये कहां से कहां तक है? गौर माता से बीतू तक। तो देखो ये भी पूछ सकता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई कितनी है। इसके बाद में देखो हम बात करें कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है तो उसकी चर्चा करें तो देखो एक तो भारत में आती है अक्षांशीय रेखाएं और एक आती है देशांतर रेखाएं। तो देखो ये देशांतर रेखा है 0 डिग्री, तो ये वाला भाग हो गया पूर्वी देशांतर और ये भी है पूर्वी देशांतर। इस वाला भाग है पश्चिमी देशांतर और ये कौन सा है? पश्चिमी देशांतर। फिर इसके बाद में हम बात करें अक्षांशों के आधार पर तो देखो आडी पड़ी हुई रेखाएं हैं, इन्हें बोला जाता है अक्षांश रेखा और ये मध्य से गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके उत्तर वाला भाग है इसे बोला जाता है उत्तरी अक्षांश, ये भी है उत्तरी अक्षांश। ये वाला भाग है दक्षिणी अक्षांश और ये वाला भाग है दक्षिणी अक्षांश। अब देखो एक संपूर्ण इन दोनों को मिलाकर एक मैप बना लें हम, तो मैप के अनुसार हम बात करें तो जैसे मान लो ये अपनी पृथ्वी है जिसमें ये खड़ी हुई जो रेखाएं हैं ये तो है देशांतर रेखाएं और जो आडी पड़ी हुई रेखाएं हैं ये कौन सी हैं? अक्षांश रेखाएं। 0 डिग्री ये है और 0 डिग्री ही ये है। ये क्या है? देशांतर और ये क्या है? अक्षांश। अब मैं बात करूं कि ऊपर वाले अक्षांश के भाग में इस वाला गोलार्ध में क्या आ रहा है? उत्तरी आ रहा है। क्या आ रहा है? उत्तरी आ रहा है। अक्षांशों के अनुसार तो ये वाला भाग उत्तरी हो गया और देशांतर के हिसाब से बात करें तो ये वाला भाग हो गया पूर्वी। समझ में आया? तो ये वाला सम्मिलित रूप से इस भाग को बोले तो हम क्या बोलेंगे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। इसके बाद में इस वाले भाग की बात करूं मैं तो इस वाले भाग में जैसे मान लो ये वाला भाग अक्षांशों के अनुसार उत्तरी है और देशांतर के हिसाब से ये वाला भाग कौन सा है? पश्चिमी। तो ये वाला भाग क्या हो गया? उत्तरी पश्चिमी। इसके बाद में दक्षिणी गोलार्ध की बात करें कि दक्षिणी गोलार्ध में ये वाला जो भाग है तो ये अक्षांशों के आधार पर तो है दक्षिणी अक्षांश और इसके बाद में देशांतर के हिसाब से बात करें तो ये वाला भाग है पूर्वी देशांतर। तो ये कौन सा गोलार्ध हो गया? दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। इसके बाद में मैं बात करूं इस वाले गोलार्ध की तो ये गोलार्ध कौन सा है? अक्षांशों के आधार पर तो है दक्षिणी और देशांतरों के आधार पर है पश्चिमी। तो इसको किस नाम से जानेंगे? दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। तो देखो हमारी संपूर्ण पृथ्वी को 4 गोलार्धों में बांटा गया है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध और इसके बाद में दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध और एक है उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। अब अपने भारत की मैं बात करूं तो अपने भारत की लोकेशन इस मैप में इस प्रकार से है, जैसे मान लो यहां अपना भारत बना हुआ है। तो विश्व के संदर्भ में या गोलार्ध में पूछे कि भारत की स्थिति विश्व के संदर्भ में कैसी है तो आप बता दोगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का दक्षिणी गोलार्ध से और पश्चिमी गोलार्ध से कोई संबंध नहीं है। भारत का संबंध है एक तो पूर्वी गोलार्ध से और एक
उत्तरी गोलार्ध से। और इन दोनों रूप से सम्मिलित रूप से बात करें तो भारत का संबंध है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध से। तो ये चीज भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है और इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपके समझ में आ जाए। फिर इसके बाद में हमने बात की थी कि भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम है कर्क रेखा, अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। और यह अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, अर्थात कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिनका पश्चिम से पूर्व क्रम की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो याद हो जाएगा आपका, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे नजदीक शहर कौन सा है, झारखंड की राजधानी है रांची, राजधानी की बात करें। और शहर की बात करें तो त्रिपुरा का उदयपुर शहर कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर स्थित है। फिर हमने बात की थी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की, जो भारत का मानक समय रेखा है, वह है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जिनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। ये बात हो गई। और देखो देशांतर की हमने कल बात नहीं की, आज बात करेंगे। तो हमने कल अक्षांश की बात की थी। फिर इसके बाद में हमने एक बात और की थी अक्षांश में कि 21 डिग्री को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध का अर्थात भारत का सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। इसके अलावा 22 दिसंबर को जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इसके बाद में अक्षांश के बाद में अब अपने टॉपिक पे आते हैं हम देशांतरीय विस्तार की। तो देखो नामकरण की अपनी चर्चा हो गई है, क्षेत्रफल की अपनी चर्चा हो गई, अवस्थिति एवं विस्तार की अपनी चर्चा चल रही है। तो देखो यही है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। इसके बाद में यहां से लेकर ये जो लंबाई है ये है 3214 किलोमीटर और इस प्रकार से ये जो लंबाई है ये है 2933 किलोमीटर। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ये भारत का सुदूर दक्षिणतम अक्षांश है, 6 डिग्री 45 मिनट ग्रेट निकोबार पे स्थित है। आइए अब अपने चैप्टर की हम बात करते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो देखो भारत के देशांतरीय विस्तार की हम बात करेंगे, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलेंगे। किस तरफ चलेंगे, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलेंगे। तो देखो भारत पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर भारत की लंबाई तो कितनी है, 2933 किलोमीटर। इसके बाद में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत फैला हुआ है। स्थान की मैं बात करूं, स्थान आता है नारायण सरोवर, सर क्रीक या गौर माता, जो किस राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बाद में देखो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर कौन सा स्थान आता है, तो वो आता है एक तो वोलांग, इसी के साथ आता है किबिथु। राज्य की बात करें तो अपना राज्य क्या आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। फिर मैं बात करूं इसमें कि देखो किसी भी देश की या संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो अक्षांश रेखाएं तो स्थान व कटिबंधों का निर्धारण करती हैं, बल्कि जो देशांतर रेखाएं हैं यह एक तो समय का निर्धारण करती हैं, इसके साथ साथ तिथि का निर्धारण करती हैं और तिथि के साथ यह स्थान या अर्थात लोकेशन की भी विशेषता बताती हैं। तो देखो देशांतरों के आधार पर हम किसी भी देश के मानक समय की चर्चा करते हैं तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान से ली गई है। कहां से ली गई है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान से ली गई है। और यह किसी ना किसी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भारत का मानक समय, जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, यह किस स्थान से या किस राज्य से गुजारी गई है। तो किस राज्य से गुजारी गई है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान से गुजारी गई है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा से, किस रेखा से, 0 डिग्री देशांतर रेखा से, यहां बात करनी है आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा से 5.5 घंटे क्या है, आगे है। तो देखो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यह लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है और इसको आधार माना गया है संपूर्ण पृथ्वी का। अगर हम कहीं पे भी समय की गणना करते हैं तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को आधार मानकर गणना करते हैं। तो देखो आधार रेखा से हमारा भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अर्थात पूर्वी गोलार्ध में है। इस हिसाब से भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच की रेखा से अर्थात लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे होता है हमेशा। इसके बाद में देखो यह मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है,
5 राज्यों से गुजरती है, जिनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और झारखंड के बाद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये उत्तर से दक्षिण क्रम है। कई बार एग्जाम में आया है कि भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, जिनका उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम क्या होगा। अब देखो दोस्तों, आपको यह बताना है कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो भारत की मानक समय रेखा है, तो यह रेखा भारत के साथ साथ अन्य किस देश की मानक समय रेखा है? तो कमेंट करके आपको यह बताना है कि भारत के अलावा कौन से देश की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। आगे हम बात करें इनकी, अगर मैप में मैं इसकी चर्चा करूं तो देखो ये अपना भारत का मैप है। इस मैप में हम चर्चा करें मानक समय रेखा की, तो देखो ये 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा है, यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके बाद में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और यह एक प्रश्न और आता है कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर या किस राज्य में काटती हैं? तो देखो, अगर राज्य की बात करें तो आपको बताना है छत्तीसगढ़। क्या बताना है? छत्तीसगढ़। अगर स्थान की बात आ जाए तो आपको बताना है सरगुजा। सरगुजा नामक स्थान पर मानक समय रेखा व कर्क रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। और दूसरी चीज आपको यह भी बताना है कि कई बार प्रश्न आ जाता है कि वह कौन सा राज्य है जिसमें से दोनों रेखाएं गुजरती हैं। दोनों कौन सी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और एक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो आपको बताना है वह राज्य कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। कौन सा होगा? छत्तीसगढ़। और आप इन दोनों राज्यों के मिलान कर लेना, छत्तीसगढ़ का दोनों रेखाओं के अंदर नाम आता है। अब हम आगे बात करें, आगे देखो, भारत की मानक समय रेखा व कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर काटती हैं? सरगुजा नामक स्थान पर काटती हैं, जिसकी हमने अभी चर्चा की। और यहां पर मैप में भी आप देख सकते हो कि सरगुजा नामक एक दूसरे को काटती हैं, सरगुजा नामक स्थान पर। और यह सरगुजा कहां है? छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद में मैं बात करूं कि भारत के मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा व मानक समय रेखा दोनों रेखाएं गुजरती हैं। तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको इंपोर्टेंट करके लिख लो कि 2 ऐसे राज्य हैं जिनसे मानक समय रेखा भी गुजरती है और कर्क रेखा भी गुजरती है।